अब आपकी यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं आज। यूनिट थर्ड, चैप्टर का नाम है परिबद्ध अवस्था परिबद्ध अवस्था समस्याएं। ठीक है, यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, परिबद्ध अवस्थाएं। आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है क्या? टॉपिक है पहला, अनंत विभव कूप में कण। अनंत विभव कूप में कण, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सममित विभव बॉक्स में कण। ठीक है, तो अनंत विमीय, यहाँ पे लिख लीजिए एक विमीय, एक विमीय अनंत विभव कूप में कण। एक विमीय अनंत विभव कूप बना लो पहले तो। अनंत विभव कूप, इसका मतलब दीवारों पर विभव का मान कैसा है? अनंत है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है सममित विभव कूप। सममित मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू -a और यहाँ पर x इज इक्वल टू +a। ठीक है, इस विभव कूप में कोई कण है m द्रव्यमान का, तो इसको बोलते हैं हम एक विमीय अनंत विभव कूप में कण या सममित विभव बॉक्स में कण। देखिए अब इसमें अंतर समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर विभव का मान अनंत है और इससे पहले भी विभव का मान कैसा है? x लेस देन a पर विभव का मान अनंत है और इधर भी अनंत है, इसीलिए ये वाला जो कण है इस बॉक्स के अंदर रहेगा, इसकी दीवारों को पार करके बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्वांटम वाला जो कण है, ये कण के लिए तरंग फलन केवल इस बॉक्स के अंदर होगा, बाहर तरंग फलन कैसा होगा? शून्य होगा, क्योंकि जहां पर कण होगा वहीं तरंग फलन होगा। अब कण जो है अपना बॉक्स के अंदर है, -a से a के बीच में, तो तरंग फलन भी कहाँ होगा? इस बॉक्स के अंदर होगा। बाहर तरंग फलन कैसा होगा? शून्य होगा, क्योंकि बाहर कण ही नहीं है। जब कण नहीं है तो उससे संबंधित तरंग फलन भी वहां पर नहीं होगा। ठीक है, और इधर भी साई x का मान 0 होगा। अब हमने vx बताया कि vx क्या है? विभव, इसके अंदर कण जो है मुक्त अवस्था में गति करता है, बॉक्स के अंदर कण मुक्त अवस्था में गति करता है। यहाँ पर vx कितना है? 0 है, और बाहर vx का मान अनंत है, यहाँ पर कण होगा ही नहीं। ठीक है, तो बाहर vx कैसा है? अनंत है, दीवारों पर भी vx का मान अनंत है और बाहर भी दोनों तरफ vx का मान अनंत है, और अंदर कैसा है? vx का मान 0 है। तो आप क्या लिखेंगे? माना m द्रव्यमान का कण, माना m द्रव्यमान का कण सममित विभव कूप में
सममित विभव कूप में स्थित है। ठीक है, तो m द्रव्यमान का कण इस सममित विभव कूप में स्थित है। अब इसको सममित क्यों बोल रहे हैं, एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर कि सममित क्यों बोलते हैं। जैसे देखिए कोई भी ग्राफ है आपका, ये आपका मूल बिंदु है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, तो सममित का मतलब समझ लो पहले, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो यदि आपने ऐसा कोई ग्राफ बनाया हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर x इक्वल टू a माइनस ए है क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस है ना, और ये आपका y प्लस एक्स एक्सिस, ये हो गई x इक्वल टू a स्थिति। ठीक है, तो आप इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, हम इस ग्राफ जितना ये प्लस एक्स अक्ष में है ग्राफ का मान उतना ही माइनस एक्स अक्ष में है, तो हम इस ग्राफ को क्या बोलते हैं कि ये ग्राफ x इक्वल टू 0 के सापेक्ष कैसा है, सममित है। जितना इधर है उतना ही इधर है, तो हम क्या बोलते हैं, ये x इक्वल टू 0 के सापेक्ष कैसा है, सममित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर vx जो हमने लिया है वो vx का मान पूरे इसमें 0 है। आप यदि यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पर पॉइंट लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट कितना होगा, 0 है और ये माइनस ए है, तो बीच में कितना होगा, x इक्वल टू माइनस ए बाई 2 पर। आप x इक्वल टू माइनस ए बाई 2 लेते हैं तो वहां पर vx का मान कैसा है, v माइनस एक्स का मान कैसा है, v माइनस एक्स या v माइनस ए बाई 2 का मान कैसा है, 0 है। ठीक है, अब आप लेते हैं एट x इक्वल टू प्लस ए बाई 2, आपने ये वाला पॉइंट ले लिया एट x इक्वल टू प्लस ए बाई 2, तो इस स्थिति में देखिए v प्लस एक्स का है, प्लस का मान v का x का कैसा है, पॉजिटिव है, और v कैसा है, a बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी vx कैसा है, 0 है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, माइनस ए से प्लस ए, इस पॉइंट पर माइनस ए बाई 2 होगा और इस पॉइंट पर प्लस का ए बाई 2 होगा। दोनों ही स्थितियों पर यहाँ प्लस ए बाई 2 ले या माइनस ए बाई 2 ले, vx का मान तो पूरे बॉक्स के अंदर 0 है ना, तो आपने जब माइनस ए बाई 2 लिया तब भी vx का मान 0 है, और प्लस ए बाई 2 लिया है तब भी vx का मान कैसा है, 0 ही है। इसका मतलब v माइनस एक्स किसके बराबर है, vx के बराबर। ठीक है, v माइनस एक्स किसके बराबर है, vx के बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कैसा विभव कूप है, x अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो x अक्ष के सापेक्ष सममित विभव इसलिए बोल रहे हैं इसको। ठीक है, इसको दोबारा मैं अभी कुछ बताया ही नहीं है, दोबारा क्या समझना है। एक मिमीय विभव बॉक्स लिया है, सममित विभव बॉक्स, तो हम x इक्वल टू 0 के सापेक्ष सममित विभव लिया है, तो माइनस ए से प्लस ए, क्योंकि अब ये क्या हो गया, x इक्वल टू 0 के सापेक्ष सममित हो गया ना, जितना इधर है उतना ही इधर है। ठीक है, और मैंने डिटेल में ये चीज बता दिया कि v माइनस एक्स लेते हैं या v प्लस एक्स लेते हैं, सबका मान कैसा है, 0 है इस बॉक्स के अंदर, v माइनस एक्स vx के बराबर है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये x अक्ष के सापेक्ष कैसा है, सममित है। ठीक है, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सममित का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जितना ग्राफ प्लस एक्स में है उतना ही ग्राफ माइनस एक्स में है, इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 के सापेक्ष सममित है। y के सापेक्ष सममित होने का मतलब क्या होता, इस तरीके से। ठीक है, जितना प्लस y एक्सिस में है उतना ही माइनस y एक्सिस में है, तो आप बोलते कि ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू 0 के सापेक्ष सममित है। ठीक है, अब आपको शायद सममित का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए m द्रव्यमान का कण सममित विभव कूप में स्थित है, बॉक्स के अंदर माइनस ए से, बॉक्स कहां से कहां तक है आपका, माइनस ए से ए के बीच में, माइनस ए से ए के बीच में vx कितना है, 0 है, अर्थात कण बॉक्स के अंदर, अर्थात कण कैसा है, बॉक्स के अंदर मुक्त अवस्था में गति करता है, अर्थात कण बॉक्स के अंदर मुक्त अवस्था में गति करता है। ठीक है, जब vx का मान 0 है, इसका मतलब वो बॉक्स के अंदर मुक्त अवस्था में गति करता है। उसके बाद ये लिखना है, तथा बॉक्स की दीवारों
बॉक्स की दीवार कौन कौन सी है, x इजिकल टू माइनस ए पर और x इजिकल टू ए पर, बॉक्स की दीवारों पर तथा x लेस देन माइनस ए, मतलब लेस देन माइनस ए वाला रीजन ये हो गया, और x ग्रेटर देन ए वाला रीजन हो गया, वह x ग्रेटर देन ए के लिए dx कितना है, इंफिनिटी है। अतः कण बॉक्स के कण की स्थिति बॉक्स के अंदर ही होगी, बॉक्स के अंदर ही होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। m द्रव्यमान का कण है, सममित विभव कूप में स्थित है, बॉक्स के अंदर माइनस ए से ए के बीच में Vx का मान 0 है, इसलिए कण मुक्त अवस्था में गति करेगा। पात्र की दीवारों पर माइनस ए और ए पर और दीवारों से पहले लेस देन माइनस ए पर और ग्रेटर देन माइनस ए पर विभव का मान अनंत है, इसीलिए कण की स्थिति सिर्फ कहाँ होगी, बॉक्स के अंदर होगी। ठीक है, जब बॉक्स के अंदर होगी इसका मतलब कण की स्थिति ही बॉक्स के अंदर है, तो स्थिति के संगत जो तरंग फलन होगा उसका मान नॉट इक्वल टू 0 होगा। कहां पर, x माइनस ए से ए के बीच में, और साई x का मान 0 होगा। कहां पर, x लेस देन इक्वल ए पर व x ग्रेटर देन ए पर, ग्रेटर देन ए पर और लेस देन माइनस ए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। मैंने ये बोला था कि बॉक्स कण की स्थिति जो है सिर्फ बॉक्स के अंदर होगी, तो जब स्थिति बॉक्स के अंदर होगी तो स्थिति के संगत तरंग फलन भी कहाँ होगा, बॉक्स के अंदर होगा। तो तरंग फलन का मान बॉक्स के अंदर कैसा होगा, परिमित मान होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, माइनस ए से ए के बीच में। ठीक है, और कण की स्थिति कहाँ नहीं होगी, बाउंड्रीज पर, और x लेस देन माइनस ए पर, और बाउंड्रीज पर x ग्रेटर देन ए पर। इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कण की स्थिति नहीं होगी, यहाँ पर और यहाँ पर कण की स्थिति नहीं होगी। तो इतना लिखा है मैंने। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब यहाँ पर तो आपको पता है कि इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में तो साई x का मान 0 है। ठीक है, तो इसके लिए तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखेंगे नहीं, हम कहाँ पर लिखेंगे, कण की स्थिति सिर्फ बॉक्स के अंदर है, तो हम बॉक्स के अंदर के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखेंगे। ठीक है, अतः अब बॉक्स के अंदर कण की, बॉक्स के अंदर कण की गति के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, सिर्फ कहां पर कण है, बॉक्स के अंदर है, तो हम बॉक्स के अंदर ही क्या लिखेंगे, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होती है, माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m, अब तो याद हो गई होगी, माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m। उसके बाद अब एक दिनीय ही गति हो रही है, क्योंकि हम x अक्षी ले रहे हैं ना सिर्फ, तो एक दिनीय गति है, तो यहाँ पर क्या आएगा, d2 बाई dx स्क्वायर प्लस vx साई x, और क्या आएगा, इक्वल्स टू क्या होता है, e साई x। ठीक है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण तो अब तक 50 बार लिख लिए, याद हो गई होगी, माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m d2 बाई dx स्क्वायर प्लस vx साई x e साई x, एक दिनीय गति के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि बॉक्स के अंदर ले रहे हैं, बॉक्स के अंदर vx का मान कैसा है, 0 है, तो हम यहाँ पर vx का मान क्या रखेंगे, 0। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, कोई चीज समझ में नहीं आई हो वो बता देना। ठीक है, अब मिटा दूं ऊपर से। अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण में चूंकि बॉक्स के अंदर स्थिति कौन सी है, x कहां से कहां तक है, x का वैल्यू माइनस ए से ए के लिए, बॉक्स के अंदर vx का मान कैसा है, 0 है।
अतः श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या हो जाएगी, माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m d2 बाई dx स्क्वायर। इसमें मैं सिर्फ vx का मान 0 रख रहे हैं, तो vx का मान 0 हो जाएगा, बाहर किसका मल्टीप्लाई है, साई x का, ठीक है, और इधर क्या है, e साई x, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इसको हल कैसे करते हैं, हम 2m बाई एच नॉट स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, सेम तरीके से d2 साई x बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2me बाई एच नॉट स्क्वायर। अब उसको उधर लाएंगे तो वो कितने का हो जाएगा, प्लस का 2me बाई एच नॉट स्क्वायर साई x इक्वल्स टू 0। सेम तरीके से किया है, बिल्कुल जैसे अब तक करते आए हैं, d2 साई बाई dx स्क्वायर, इसको हम इधर ले गए, माइनस का होगा, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में अब हम इस कांस्टेंट को क्या मानते हैं, के स्क्वायर मानते हैं, ठीक है। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, 2me बाई एच नॉट स्क्वायर। तो इसको मिटा दूं यहां से, यहां आप ले लेंगे के स्क्वायर इक्वल्स टू 2me बाई एच नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा d2 साई x बाई dx स्क्वायर के स्क्वायर साई x इक्वल्स टू 0। इसकी जगह पर हमने क्या रखा है, a स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं, dy dx को क्या लेते हैं, कैपिटल D, ठीक है। तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई x, दोनों में से कॉमन, देखो ये स्थिति आएगी क्या, d स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई x दोनों में से कॉमन ले लिया इक्वल्स टू 0। d स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई x दोनों में से कॉमन ले लिया इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हल कैसे करते हैं, डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर, और वहां से क्या वैल्यू आएंगे, डी इक्वल्स टू डी स्क्वायर इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं इसको, माइनस के स्क्वायर। तो डी की दो वैल्यू आती है, इसका रूट लेंगे तो अंडर रूट -1 क्या आ जाता है, आयोटा प्लस माइनस के। तो एक तो प्लस आयोटा के आएगा, एक माइनस आयोटा के आएगा, ठीक है। तो एक तो इसका हल कैसे लिखते हैं हम, उपरोक्त अवकल समीकरण का हल क्या होगा, साई एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस की फॉर्म में लिखें तो a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ठीक है। ये आ गई समीकरण नंबर 2। ये उन डेरिवेशन से भी ज्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखनी पड़ रही है, वहां तो आपने 3-3 क्षेत्रों के लिए 3-3 श्रोडिंगर समीकरण लिखी थी। यहाँ पर क्यों नहीं लिखी है हमने, क्योंकि यहाँ पर कण जो है सिर्फ एक विमीय विभव बॉक्स की तरह है, जो पहला डेरिवेशन पढ़ा था सेकंड यूनिट में, एक विमीय विभव बॉक्स उसी की तरह है। उसमें मैंने असममित विभव बॉक्स लिया था, ठीक है, 0 से a तक लिया था उसमें, यहाँ पर हम -a से a तक ले रहे हैं, ठीक है। तो वो असममित विभव बॉक्स था, उसमें आप ब्रैकेट में लिख लेना एक विमीय विभव बॉक्स और असममित विभव बॉक्स, ठीक है। ये आपका है सममित विभव बॉक्स, x इज इक्वल टू 0 के सापेक्ष सममित है, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 0 के सापेक्ष सममित नहीं था, सिर्फ एक ही साइड है, इधर नहीं था, ठीक है। तो ये असममित विभव बॉक्स अब बिल्कुल उसी की तरह डेरिवेशन कर रहे हैं, एक ही श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी है, क्योंकि यहाँ पर कण है ही नहीं, जब कण ही नहीं है तो कण की स्थिति भी नहीं होगी, स्थिति नहीं है तो साई एक्स होगा ही नहीं, साई एक्स का मान दोनों रीजन में कितना होगा, 0 होगा। इसीलिए हमने सिर्फ एक क्षेत्र है ये अपना -a से, उसमें आपने श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी है जिसमें आपने vx को 0 रखा है, और आपका हल आ गया क्षेत्र इसमें -a से a के बीच में, ठीक है। -a के a के लिए vx 0 है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि a और b यहाँ पर नियतांक है, अब a और b इन नियतांकों के मान निकालने के लिए क्या करना है, हमें यूज करना है परिबद्ध परिसीमा अवस्थाएं। परिसीमा कौन कौन सी है, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर नियतांक a व b का मान ज्ञात करने के लिए a व b का मान ज्ञात करने के लिए परिसीमा प्रतिबंधों से। अब देखिए यहाँ पर परिसीमा प्रतिबंध कौन कौन से हैं, जो सीमाएं हैं वही परिसीमा प्रतिबंध होंगे। सीमा कौन कौन सी है,
माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक सीमा है जिसके बाहर कण नहीं जा सकता, और एक्स इज इक्वल टू ए भी एक सीमा है जिसके बाहर कण नहीं जा सकता। तो दो सीमाएं हैं एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, क्या होगा, साई एक्स अपना 0 है, ठीक है, और एट एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, वहां पर भी साई एक्स कितना है, 0 है, और उसके एक्स लेस देन माइनस ए पर भी साई 0 है, और मतलब हमें तो परिसीमा मान लेना है ना, तो परिसीमा मतलब x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू प्लस ए, इन पर साई एक्स का मान कैसा है, 0 है, क्योंकि साई एक्स का मान सिर्फ इनके बीच बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सीमाओं पर कैसा होगा, साइन कॉस की जगह में क्या पूछा है कि साइन कॉस की जगह पर हम ई के पदों में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ई के पदों में एक ही बात होती है, वो उसको आप सॉल्व करने का तरीका है, मैथ में आपने पढ़ा हुआ है। जैसे ई के पदों में लेते तो क्या आता, ई टू द पावर आयोटा की एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा की एक्स, ये दो हल आते हैं, आप साइन कॉस के पदों में ना लें तो, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इनको सॉल्व करने पर भी साइन कॉस ही आते हैं, जैसे आप साइन इस समीकरण को हल करो यही आ जाएगा, बताऊं क्या इस चीज को, इस समीकरण को आप हल करेंगे तो ये भी आ जाएगा, दोनों के मान बराबर ही होते हैं इनके, चलो अभी बता देंगे इस चीज को, ठीक है। एक ही बात है, आप वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आसान ये रहेगा, ठीक है, इसलिए लिखा है, हल करने के लिए आसानी इस वाले साइन कॉस के पदों में ज्यादा आसान रहेगा, और कैसे आसान रहेगा वो भी देख लो। जैसे देखो पहली परिसीमा है अपने लिए x इज इक्वल टू माइनस ए, इसको 3 और 4, समीकरण 3 व समीकरण 2 से, ठीक है, पहली परिसीमा लगा रहे हैं हम, समीकरण 3 में क्या है, x इज इक्वल टू क्या रखना है, माइनस ए, और साई एक्स को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, तो साई एक्स को तो 0 के बराबर रखो, और x की जगह पर क्या रखना है, माइनस ए, तो इसमें रखिए क्या आता है, साई एक्स को 0 रखा है, ठीक है, उसके बाद x की जगह पर माइनस ए रखिए, तो ये आएगा a साइन माइनस x की जगह पर माइनस ए, फिर उसके बाद b cos cos के x की जगह पर फिर से माइनस ए रखो, तो k माइनस, ठीक है, तो आपको पता है कि cos माइनस एक्स तो cos x ही होता है, ठीक है, तो cos माइनस एक्स को तो मैं cos x ही लिख सकते हैं, बट sin माइनस एक्स कितना हो जाएगा, इसको एक टर्म और लिख दीजिए, a sin के a प्लस b cos के a, ठीक है, एट x इज इक्वल टू माइनस ए पर साई एक्स कितना है, 0 है, ठीक है। सेम इसी तरीके से एट x इज इक्वल टू ए पर क्या लेंगे, अब एट x इज इक्वल टू ए रखो इस समीकरण में, तो ऐसे लिख लीजिए समीकरण 4 व 2 से, समीकरण 4 व समीकरण 2 से, उससे भी क्या आएगा, देखो एट एक्स इज इक्वल टू ए रखो, साई एक्स को 0 रखो, एट एक्स इज इक्वल टू ए रखते हैं तो ये क्या आएगा, ए साइन के ए, और यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या आएगा, बी कॉस के ए, ठीक है, तो ये दो मान आ जाएंगे, ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए, ठीक है, तो एक समीकरण ये आई है और एक समीकरण ये आई है, अब इनको नाम दे दीजिए आप, समीकरण नंबर 4 हो गए, 5 व 6 से। अब समीकरण 5 व 6 को हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, सिंपल है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी, उसका हल निकाला, उसके बाद ये दो प्रतिबंध लगाए ए और बी का मान निकालने के लिए, दोनों प्रतिबंधों से दो समीकरणें आ गई, इन दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर हमें मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक बार वो दिखाना है क्या है,
अब देखिए इन दोनों समीकरणों को 5 व 6 को उन सभी डेरिवेशन से भी आसान है जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस ए साइन के ए और ए साइन के ए ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो इधर तो एलएचएस में 0 ही है, ठीक है, ये तो 0 ही रहेगा, और माइनस ए साइन के ए से प्लस का ए साइन के ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 2b cos के ए। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, b तो 2 तो इधर चला जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्या आ रहा है, b cos के ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट b का मान तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है, cos के a का मान 0 होगा। ठीक है, अब जोड़ने पर हो गया एक बार, अब क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। घटाने पर क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसको लिखूं क्या, समझ में नहीं आ रहा, घटाने पर लिख लो, घटाने पर यहाँ लिखा है जोड़ने पर। ठीक है, घटाने पर देखो क्या आएगा, इधर तो 0 ही है, माइनस ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए, और इधर क्या आएगा 0 ए साइन के ए और बी कॉस के ए। तो देखिए जोड़ने पर तो आपकी ये दोनों कैंसिल हो गए थे, कितना आया था 2b cos के a, 2 इधर चला गया तो b cos के a 0। अब b का मान तो हम निकाल रहे हैं, वो तो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब cos के a को 0 होना चाहिए, तभी तो दोनों का गुणनफल 0 होगा। इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो इधर 0 आएगा, तो b का मान तो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब cos के a का मान 0 है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, घटाने पर, घटाने का मतलब हो गया यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a साइन के a इक्वल्स टू 0, ये माइनस ए जुड़ जाएंगे, माइनस का है इधर, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर 2a साइन के a वो 0 में ही चला गया, 2 भी 0 में ही चला गया, कितना आएगा a साइन के a इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, a नॉट इक्वल्स टू 0 है, और साइन के a इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन ले सकते हैं आप, देखिए दोनों का गुणनफल 0 है। ठीक है, तो एक साथ तो दोनों इनमें से या तो b का मान 0 होगा या cos के a का मान 0 होगा। यहाँ पर a साइन के a 0 है, तो या तो हम a का मान 0 होगा या साइन के a का मान 0 होगा, तभी तो दोनों का गुणनफल 0 आएगा। तो इसमें हम ऐसा भी ले सकते हैं कि आप b को 0 रखें और cos के a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर, या a इक्वल्स टू 0 साइन के a नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8। अब इनमें से किसी समीकरण में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। दिखाई नहीं दे रहा कोई यहाँ पर, क्या हो गया इसमें। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिज्वाइन कर लो।